आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं IITM की एक छोटी सी रिवीजन सीरीज जिसमें मैं 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैं एक एक क्वेश्चन उठाऊंगा और आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें बढ़िया से डिटेल डिस्कशन के साथ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को। इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। तो आप जरा देख रहे हो, जैसा कि मैंने आपको अप्रोच सीरीज स्टार्ट किया था, उस अप्रोच सीरीज में क्वेश्चंस ही उठा रहा था, तो वैसा ही कुछ यहाँ भी होगा जहां पर आपके पास डिफरेंट रिएजेंट हैं। उन रिएजेंट को आपस में आपको इंटरकनेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि एक बार आप इंटरकनेक्ट करना सीख जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एक टिपिकल पार्ट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट का, रिएक्शन मैकेनिज्म का, रिएजेंट्स का, नेविगेशन का, साथ साथ पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री किस तरीके से रिएजेंट केमिस्ट्री से रिलेट होती है, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री किस तरीके से रिएजेंट के साथ रिलेट होती है, उसमें कैसे छोटा सा मैकेनिज्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ये सारी बातें हम इस सीरीज के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं क्वेश्चन की, तो यहां पर आपके पास डिफरेंट रिएजेंट्स हैं, उसके सामने आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो आपको सबसे पहले यहां पर यह पता होना चाहिए B2O5 के बारे में, यहां पर आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो अगर मैं यहां पर B2O5 के बारे में बात करता हूं, तो B2O5 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि ऑक्सीडेशन के काम आता है, और अगर ऑक्सीडेशन के काम आएगा तो यहां पर कुछ इस तरीके से यहां से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होने के बाद आपके पास कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो आपके पास जो रिंग थी वो तो रहेगी ऐसी की ऐसी ही, इस रिंग के साथ कोई छेड़छानी नहीं है। साथ में आपके पास COOH और यहां पर भी COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब आपके पास पहले जो नेफ्थलीन का मॉलिक्यूल है, वो नेफ्थलीन का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो नेफ्थलीन का मॉलिक्यूल थैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो रिएजेंट आपको सिखाना है इस वाली सीरीज में, वो है कॉन्सेप्ट आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि नेफ्थलीन के सामने इस तरीके से थैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर जाएगा। उसके बाद अगला जो आपके पास है वह है हीटिंग। तो सिंपली आपको हीटिंग का पता ही है क्या होता है, एक कोई भी छोटा सा मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है ऑन हीटिंग। तो यहां पर आपको पता है थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड में से यहां से आप OH हटा दो और यहां से आप H हटा दो, मतलब बोले तो H2O मॉलिक्यूल को आप यहां से इस तरीके से रिमूव कर दो। जैसे ही आप H2O मॉलिक्यूल को यहां से रिमूव करोगे, वैसे ही आपके पास यहां पर जो फॉर्म हो जाएगा अगला मॉलिक्यूल, वह आपके पास V वाला मॉलिक्यूल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये ऐसे था ही यहां पर, और यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहां पर कुछ ऐसा। तो सबसे पहले नेफ्थलीन, उसके बाद थैलिक एसिड, और उसके बाद आपके पास आ चुका है थैलिक एनहाइड्राइड ऑन सिंपली हीटिंग। अब उसके बाद आपके पास NH3 है, और NH3 पे आपको साफ साफ लोन पेयर नजर आ रहे होंगे, और आपको पता है कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज जो होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल होती है। और न्यूक्लियोफाइल खुद अपने में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। तो इस न्यूक्लियोफाइल को तलाश रही होगी, अगर आप यूं कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की। तो अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की बात करना चाह रहे हो, मतलब अगर मैं सामने यहां पर अमोनिया रखता हूं, मैं ये कलर का सहारा ले लेता हूं, यहां पर मैं सामने अमोनिया रखता हूं, इस पर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर मतलब बोले तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहां पर अटैक करने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर आपका यहां पर इस जगह अटैक करने की कोशिश करेगा, या तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर या फिर इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, क्योंकि दोनों ही सिमेट्रिकल हैं, तो किसी पर भी अटैक करवा दो। जब आपने इस पर अटैक करवाया, ये वाली बॉन्ड इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे ये बॉन्ड ऊपर गई, फिर ये वापस आके यहां से इस तरीके से O- कर जाएगी। तो मतलब आपके पास कुछ ऐसा सा फाइनली एक कंपाउंड फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा होगा। ये ऐसा हो गया, ये ऐसे हो गया, यहां पर आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहां पर आ जाएगा NH2, और यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ जाएगा OH। मतलब अगर थैलिक एनहाइड्राइड के सामने आप अमोनिया लेके आते हो, तो उसके बाद आपके पास
एक जगह तो यहां पर अमाइड ग्रुप आ जाएगा और एक जगह आपके पास एसिड ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपके पास हीटिंग दी गई है और हीटिंग से फिर से वही बात होगी, यहां पर फिर से एक छोटा सा मॉलिक्यूल पानी का, अमोनिया का, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि यहां से रिमूव होने वाले हैं, वो फिर से यहां से रिमूव हो जाएगा। तो कैसे रिमूव होगा, आप ऐसे कर सकते हो, यहां से देखो, यहां से आपके पास क्या होता है, H आएगा और यहां से आपके पास OH आएगा। तो इस तरीके से H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा ऑन सिंपली हीटिंग और यहां पर आपके पास कुछ ऐसा सा फॉर्म हो जाएगा। यहां पर आपके पास कुछ ऐसा सा फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर NH आ जाएगा। अब अगर आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखोगे तो इस मॉलिक्यूल का नाम होता है थैलीमाइड। ये आपने पढ़ा होगा, 12th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस कंपाउंड होता है ये थैलीमाइड, जो कि आपको यहां पर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो फिर से सुनिए, सबसे पहले हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज किया, थैलिक एसिड का फॉर्मेशन किया, सिंपली हीटिंग किया, थैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो गया, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी जिसको हमने करवाया। तो यहां पर इस तरीके के दो ग्रुप्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है और फिर फाइनली आपके पास थैलीमाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहां तक हमने अपने डी पार्ट को बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से कवर कर चुका है। अब आपके सामने आ रहा है KOH। तो मेरे भाई, मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखा रखा हुआ है कि KOH किसकी तरह वर्क करेगा, एज अ बेस वर्क करेगा और बेस का दुनिया में एक ही काम होता है, H+ खाना। मैं हमेशा आपसे बोलता भी हूं कि बेस दुनिया में क्या करने आया है, H+ खाने आया है। तो यदि ये H+ खाने आया है तो यहां से आपके पास क्या होने वाला है, ये जो इसका OH- वाला पार्ट है और ये जो आपको यहाँ पर एसिडिक H दूर से ही चमक रहा है, ये वाला OH- वाला पार्ट इसके एसिडिक H को यहाँ से इस तरीके से घूमता फिरता गायब कर ले जाएगा। जैसे ही गायब कर ले जाएगा वैसे ही आपके पास E बन जाएगा। जो E बनेगा उसको मैं डायरेक्ट ही बना दे रहा हूँ, H+ गायब होकर यहाँ पर N- आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से। KOH ने क्या किया, एसिडिक H को रिमूव कर लिया और एसिडिक H रिमूव करके आपके पास कुछ इस तरीके से नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बना दी, या फिर आप यूं कह सकते हो न्यूक्लियोफाइल भी क्रिएट कर दिया है। अब सामने आपके पास क्या है, Br2 है। Br2 ऑलरेडी अपने आप को कुछ इस तरीके से पोलराइज करके रहेगा, यहां पर आप पॉजिटिव कह सकते हो और यहां पर आप नेगेटिव कह सकते हो। ऐसे तो Br2 जो है वो पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। फिर से सुनिएगा, ऐसे Br2 पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन फिर भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी यहां पर पोलैरिटी डेवलप हो सकती है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी तरीके से कह सकते हैं, जो कि इंड्यूस हो चुकी है जब ये इसके रीजन में आएगा। जब आप खुद से एग्जांपल लो ना, जब आप किसी के कांटेक्ट में जाते हो, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो, थोड़ी सी संगत वैसी ही आ जाती है, जैसी संगत वैसी रंगत टाइप का, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि Br2 पहले तो एकदम शांत स्वभाव के थे, इनको पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या होता है। लेकिन जैसे ही ये इसकी फील्ड में गए वैसे ही यहां पर क्या हुआ, ये खुद नेगेटिव थे तो इसने भी अपने आप को पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक करने की कोशिश की। ये आपने वंडरवॉल फोर्सेस में पढ़े होंगे किस तरीके से क्या डाइपोल वगैरह का फॉर्मेशन होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, ये सारी बातें वहां पर डिस्कस होती हैं। फिर यहां पर ये पॉजिटिव पर ये नेगेटिव इस बार अटैक करेगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, जो मैं यहां पर इस कलर से समझा देता हूं। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, यहां से घूम फिर के इस Br पॉजिटिव पर अटैक करेगा और इस Br को धक्का देके बाहर निकाल देगा। इतनी बात समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये यहां से बाहर निकला तो सिंपली हम इसको एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं, सिंपल एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। अब देखना जरा ध्यान से, अब आपके पास यहां पर क्या हो चुका है, अब आपके पास यहां पर कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन चुका है ऐसे, और यहां पर क्या आ गया है, C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या आ गया है, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ गया है NBr, और यहां पर इस तरीके से। ठीक है, मतलब सिंपली हमने क्या किया, जो आपके पास थैलामाइड था, उस थैलामाइड का जो एसिडिक एसिड था उसको हटाकर हमने यहां पर Br को रिप्लेस कर दिया है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब यहां पर KOH है,
फिर से बोलो सर ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, फिर से ये बेस है। तो देखो कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या तो बेस का वर्क कर सकती है या फिर न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर सकती है। सबसे पहले उसकी टेंडेंसी रहती है एज अ बेस वर्क करने की, लेकिन अगर सामने कोई एसिडिक एच प्रेजेंट ना हो तो मजबूरी में फिर उसको न्यूक्लियोफाइल भी बनना होता है। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी एक स्पीसीज है नेगेटिवली चार्ज है, वो बेस का भी काम कर सकती है और वो न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकती है। तो सबसे पहले जब KOH आया तो आपने देखा ये एज अ बेस वर्क कर रही थी क्योंकि सामने कंपाउंड में एसिडिक एच प्रेजेंट था। फिर से सुनो, एसिडिक एच प्रेजेंट था, लेकिन अब जब ये KOH आ चुका है तो अब सामने क्योंकि कोई एसिडिक एच प्रेजेंट नहीं है तो इसको मजबूरी में, फिर से सुनो, मजबूरी में न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करना पड़ेगा। और आपको अच्छे से पता है यहां पर फिर से सुनो, न्यूक्लियोफाइल किस सेंटर पर अटैक करना चाहेगा? न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करना चाहेगा, तो यहां पर दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बराबर है, तो इस न्यूक्लियोफाइल को इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करवाओगे, फिर से ये O- ऊपर जाएगा, फिर से ये O- वापस आएगा और यहां पर कुछ इस तरीके से N-Br का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहां पर G की बात करता हूं, जो मेरे पास G वाला कंपाउंड फॉर्म होके आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है। सबसे पहले हमने कुछ ऐसा बना दिया, फिर यहां पर क्या आ गया है आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहां पर आ गया है OH और यहां पर आ गया है C डबल बॉन्ड O, यहां पर आ गया है N-Br। ठीक है, यहां तक G तक समझ में आ चुका एकदम अच्छे से। एक ही क्वेश्चन में आपके वेरियस जितने भी आपने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, चाहे आपने GOC पढ़ा है, चाहे आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा है, चाहे आपने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है, रिएजेंट्स पढ़ा है, निम्नलिखित पढ़ा है, सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। जैसे ही ये बना वैसे ही आप याद करो, रीअरेंजमेंट की बात यहां लिखी है और इसको देखकर कुछ ध्यान आ रहा है क्या? इसको देखकर कुछ ध्यान तो आना ही चाहिए। अरे मैं नहीं लिख रहा, अब जगह फिर घिर जाएगी ना यार नीचे की तरफ भी, तो कुछ ध्यान आना चाहिए। कैसे ध्यान आना चाहिए कि सर यहां से जैसे ही ये Br निकल रहा होगा, बात समझना, जैसे ही ये Br निकल रहा होगा N- के जाते हुए, जैसे ही N- जाएगा वैसे ही ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप कहां पर आ जाएगा? इस तरीके से N के साथ आ जाएगा। ये एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है। जैसे ही ये Br निकलेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? नाइट्रीन। अगर मैं ज्यादा अच्छे से कहूं, अल्फा कीटोनाइट्रीन। और अल्फा कीटोनाइट्रीन में वुल्फ रीअरेंजमेंट जैसी कुछ बातें होती हैं। वुल्फ रीअरेंजमेंट नहीं होता, जो वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है वो कार्बिन में होता है, अल्फा कीटोनाइट्रीन में तो वुल्फ रीअरेंजमेंट जैसी बातें होती हैं। तो यहां पर वुल्फ रीअरेंजमेंट जैसी बातें हो रही हैं, मतलब जैसे ही ये Br निकाला, नेगेटिव आया, तो यहां पर तो आपके पास नाइट्रीन का फॉर्मेशन हुआ, और क्योंकि ये अल्फा कीटोनाइट्रीन है तो यहां पर वुल्फ रीअरेंजमेंट जैसी बातें हो रही हैं। तो एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपके पास फाइनली जो H है, इस H को मैं यहां बना देता हूं, जगह अगर दिखाई दे रही है तो मैं H को यहां पर बनाता हूं, तो आपके पास यहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा और यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर OH और यहां पर आ जाएगा N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। मतलब एक आइसोसाइनेट ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो चुका है, क्योंकि आपको पता है यदि कोई नाइट्रीन फॉर्म हुई है, नाइट्रीन मतलब अल्फा कीटोनाइट्रीन, उसका वुल्फ रीअरेंजमेंट टाइप करवाने के बाद आइसोसाइनेट आ जाता है। फिर तो आपको कहानी सारी पता ही है। आइसोसाइनेट किस तरीके रिएक्शन दिखाएंगे? ये आपके पास पॉजिटिव सेंटर है, ये आपके पास लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है, ये इस पे इस तरीके से सिंपली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे होंगे। ये तो बहुत मैंने पढ़ाया है आपको, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, नेम रिएक्शंस के टाइम जो बच्चे ऐप पर जुड़े हैं उनको बहुत बार अच्छे से सारी की सारी रिएक्शंस को समझा रखा है, बस वही सारी बातें लग रही हैं। उसके बाद यहां पर शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, या फिर इस OH को ले जाके घुमा फिरा के उस एरो के खेल को चलाते रहो। लेकिन मैं अगर डायरेक्ट यहां पर बनाना चाहूं तो डायरेक्ट आपके पास जो I का फॉर्मेशन होगा वह I आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, और यहां पर आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहां पर OH और यहां पर जाएगा NH C डबल बॉन्ड O और OH। अब याद करो, मैंने एक बात बताई थी कि जब भी इस वाले केस में बात करोगे तो यहां से CO2 पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल को मैं यहां से पूरा का पूरा CO2 हटा देता हूं। सब पढ़ाया था हमने, है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइम, याद करो थोड़ी सी बातें। और यहां पर आपके पास NH2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो मैं यहां पर डायरेक्टली NH2 लिख देता हूं और इसको यहां पर मिटा देता हूं। तो ये आपके पास एक नया कंपाउंड फॉर्म हो चुका है जो कि I के नाम से पहचानेगा।
ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, मतलब मजा आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस आप अगर एंड टाइम पर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी रिवीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोबारा से रटने नहीं होते हैं, उसको क्वेश्चन के माध्यम से अप्लाई करके सीखने होते हैं, यही चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। फिर क्या है, NaNO2HCl, अरे भाई इसको कौन नहीं जानता, यहां से नाइट्रस एसिड आएगा क्या, HNO2 भी अगर लिखा होता और यहाँ पर टेम्परेचर भी मेंशन होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब बात एक ही है। और यह एक डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है, याद एकदम अच्छे से, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, उससे क्या होगा, ये जो NH2 ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाईएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इस NH2 ग्रुप को डाईएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने की कहानी। तो ये इसके साथ HNO2 जैसे ही आएगा यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा N2 प्लस और यहाँ पर आ जाएगा Cl माइनस। अब क्या होता है, क्योंकि एक ही सिस्टम में सॉल्ट की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहां से ये H प्लस हट जाएगा, तो यहां पर क्या जाएगा O माइनस, ये O माइनस यहां जाएगा, ये वाली बॉन्ड यहां जाएगी, और ये N2 एक शानदार लिविंग ग्रुप होता है, इस बात को आपको भूलना नहीं है। N2 की जब भी बातें होंगी तो सुनहरे अक्षरों में इतिहास में इसकी बातें लिखी जाएंगी कि N2 एक शानदार लिविंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से अगर कहीं भी दिख जाए तो हमेशा इसको निकालने की सोचते हैं। और फाइनली आपके पास एक बहुत ही प्यारा सा कंपाउंड फॉर्म होगा जो कि आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, जिसको हम कहते हैं बेंजाइन। बेंजाइन आपके पास एक बहुत प्यारा सा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो ये था आपके पास, फिर आगे आपके पास J, तो K तक हमने सारी बातें कर चुकी हैं। ये हमारे पास क्या है, K है। यहां तक तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए। K तक आपको सारी चीज एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर K तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जगह थोड़ी सी छोटी करके, इस बोर्ड का यही फायदा है कि यहाँ पर बहुत हद तक चीजें ना जिस तरीके से चाहो, जिस आकार में चाहो वैसे हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लिख लेना पहले, ठीक है, लिख लेना। फिर से हम शुरू करते हैं, फिर से हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास कहानी आ चुकी है बेंजाइन की, यही तो मैंने बात की थी। तो हमारे पास बेंजाइन आ गया, और जो कि हमारे पास क्या था, K था। अब इस बेंजाइन के बाद आपके पास अगला जो है वह अगला कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है फ्यूरेन, फ्यूरेन का एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, और जहां पर हीटिंग भी करवा रखी है। अब देखो, जो थोड़े से समझदार हैं, जो थोड़ा सा दिमाग लगा पाएंगे, वो कर पाएंगे कि यहाँ पर जो बेंजाइन है वह एज अ डाइनोफाइल वर्क करेगा। ये मैंने पढ़ा रखा था पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में, ये बिल्कुल भी दोबारा से बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये जो है ये आपके पास फ्यूरेन की तरह वर्क करने वाला है। फ्यूरेन कैसा वर्क करेगा, डाइन, ये डाइन की तरह वर्क करेगा। और आपको पता है हीटिंग की कंडीशन दी है, इसलिए मेरा दिमाग वर्क कर रहा है। यहाँ पर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की बातें होंगी, और ज्यादा अच्छे से कहूँ तो डाइन और डाइनोफाइल है, तो ये एक तरीके से 4+2 साइक्लो एडिशन की बात मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर बातें हैं 4+2 साइक्लो एडिशन की। तो यहाँ पर देखो, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ, ये आपके पास यहाँ, और ये यहाँ। तो फाइनली आपके पास जो एक कंपाउंड आ जाएगा वह कंपाउंड कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ऐसा सा, ऐसा सा, ऐसा सा, ऐसा सा, ऐसा सा, ऐसा सा, ऐसा सा और ऐसा सा। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक ही क्वेश्चन से आप सारे चैप्टरों को आपस में रिलेट कर सकते हो, बस यही है ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जिसको आती होगी वो सारी चीजें समझ पा रहा है कि मैंने आखिरकार यहाँ पर कौन सा कारनामा कर दिया है। लेकिन जिसको नहीं आता होगा वो तो 4+2 साइक्लो एडिशन में ही फंस गया होगा। तो जैसे ही ये फॉर्म हुआ, अब आपके पास क्या है सामने, H2PD चारकोल। अब आपके सामने क्या है, H2PD चारकोल। अब देखो यहाँ पर इसका रोल थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये एक्चुअली H2PD चारकोल हाइड्रोजनेशन नहीं करेगा, हाइड्रोजिनोलिसिस करेगा। आपको पता होना चाहिए दो तरीके के वर्क होते हैं, एक होता है हाइड्रोजनेशन और एक होता है हाइड्रोजिनोलिसिस। जब भी कार्बन के साथ अगर कोई हेटेरो एटम लगा हो, X बोले तो कोई भी हेटेरो एटम है, अगर ये हेटेरो एटम हो तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है, इस कार्बन और X के क्लीवेज के काम आता है कौन, H2PD चारकोल। ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर हाइड्रोजनेशन की बात ना करके हाइड्रोजिनोलिसिस की बात करनी है, और दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस यहाँ पर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, मैं क्या करवा दूं यहाँ पर, इस तरीके से करवा दूं।
एक H इस तरफ आ जाएगा और एक H इस तरफ आ जाएगा, HH का जोड़ना ही होगा। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा, कुछ ऐसा सा आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर आ जाएगा कुछ ऐसे, यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा OH। इतनी बात समझ में आ चुकी है? यहां तक तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखो, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि आपको H+ दे दिया, यहां से आपके पास क्या आ गया है M, यहां पर आपके पास क्या आ गया था L, KLM। अब आपके पास यहां पर क्या दे दिया गया है, H+ दे दिया गया है। अब क्योंकि H+ दे दिया गया है तो आप मुझे बताओ यहां पर सिंपल कौन सी रिएक्शन होगी, एक एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये आपके पास लोन पेयर है, इस H+ पर अटैक करेगा तो यहां पर इसी में सिखाता हूं O+H2 बनेगा। जैसे ही O+H2 बना तो OH पहले क्या था, एक पुअर लिविंग ग्रुप था, मतलब इसको धक्का जितना भी दोगे कि बाहर नहीं निकलेगा, बोलेगा भाई हम नहीं निकल सकते। लेकिन जैसे ही इसको H+ दिया, अरे भाई अगर कुछ भी चीज आप इसको प्रोवाइड करते हो, किसी दुनिया में भी किसी को प्रोवाइड करोगे तो वो हमेशा जो पहले बात नहीं मान रहा था वो अब मानना शुरू कर देगा। तो बस ऐसा ही है कि आपने जैसे इसको H+ प्रोवाइड किया, O+H2 बना, इसको पता मैं बाहर निकलते ही एक न्यूट्रल स्पीशीज बन जाऊंगा। तो यहाँ पर ये स्पीशीज कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा सा बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर कुछ ऐसे। अब क्या होगा, यहाँ पर सिंपली ऐसे रेजोनेंस करवाऊंगा, यहाँ पर प्लस आएगा, फिर ये वाला H+ गायब होके फाइनल जो हमारे पास एक कंपाउंड नजर आ जाएगा वह नजर आ जाएगा। देखना ध्यान से कौन सा कंपाउंड नजर आ रहा है, ये तो ऐसे था ही और यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। गजब हो गया। मतलब जहां से हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, जिस सबस्ट्रेट से स्टार्ट किया था, वही हमने रिएजेंट का खेल करके नेफ्थलीन को दोबारा से जनरेट कर दिया। नेफ्थलीन को दोबारा से जनरेट कर चुका है उन्हीं सभी रिएजेंट्स को हम लोगों ने जोड़कर। ठीक है, तो एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर कहा जाए तो एक ही बात कही जाती है कि आप जितना ज्यादा अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स पर पकड़ बनाओगे, ये जो एक सेशन है, आप रिवीजन सीरीज कह लो, आप अच्छे क्वेश्चंस कह लो, माई 10 क्वेश्चंस कह लो, या जो भी कुछ कहना कह लो, ये सिर्फ इस तरीके से है ताकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस बात पर आपको ज्यादा फोकस करना है, खासकर एंड टाइम पे। अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो और जिससे ही क्वेश्चन हो जा रहा है तो इसको पता है इसमें सिर्फ रिएजेंट का रोल सबसे मैक्सिमम है। अगर रिएजेंट की बातें सबको याद है कि कौन सा रिएजेंट क्या वर्क करता है, कब नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बेस की तरह काम करती है, कब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है, तो कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो यहां से गेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना है, जिसका ये आ गया फिर सही है, लेकिन फिर भी यहां पर अटकने वाले लोग अटक जाएंगे। देखो कैसे अटकेंगे, यहां पर सामने क्या दिया है, H2SO4 दिया है, ठीक है, नेफ्थलीन है, और यहां पर है आपके पास 160 डिग्री सेल्सियस और यहां पर है आपके पास 80 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले आपको पता है H2SO4 बोले तो सल्फोनेशन। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि सर H2SO4 जब भी सामने कुछ ऐसा आ जाता है, मतलब अगर ओलियम वगैरह भी कुछ होगा, SO3 प्लस H2SO4 भी कुछ होगा, तो हम समझ जाएंगे वो कार्यक्रम किसका रहा होगा, सल्फोनेशन का रहा होगा। लेकिन सर हम अगर सल्फोनेशन की बात कर रहे हैं तो अटक यहां पे रहे हैं कि यहां पर 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मतलब सर बोले तो हाई टेम्परेचर है, और यहां पर 80 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बोले तो लो टेम्परेचर है। तो आपने एक बात पढ़ी होगी कि HT मतलब हाई टेम्परेचर पर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और LT बोले तो यहां पर काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो यहां पर जो पॉसिबिलिटीज आएंगी, देखना, एक तो सबसे पहले पॉसिबिलिटीज आपके पास कुछ ऐसी आ जाएगी। एक तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी यहां पर अगर SO3H मैं लेके आ रहा हूं तो पॉजिटिव यहां है, और एक पॉसिबिलिटी आपके पास यहां पर कुछ ऐसी आएगी, यहां पर आपके पास SO3H होगा और यहां पर डबल बॉन्ड। अब अगर आप दोनों में ध्यान से देखोगे तो एक में कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज्ड है इस वाले केस में, और इसमें कम स्टेबलाइज्ड है। तो आपने एक बात पढ़ी है कि जब भी कोई रिएक्शन किसी रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होकर जाती है, यदि वो ज्यादा स्टेबल है तो वो रिएक्शन ज्यादा भी बनेगी और वो क्या होता है, उससे रिएक्शन ज्यादा फास्ट भी जाएगी। तो इस तरीके से यही सारी कहानी चल रही, एक तरीके से KCP और TCP वाली बातें चल रही हैं। तो बस फाइनली यहां से ये हटा के H+ हटेगा, डबल बॉन्ड यहां जाएगा और डबल बॉन्ड यहां जाएगा, प्लस प्लस को आप गायब कर दो, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएंगे। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएंगे, ठीक है।
तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपको माई 10 क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो एंड टाइम पे मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर किसी चीज पर ध्यान देना है तो वो है आपके जितने भी नोट्स थे उन नोट्स में सबसे पहले रिएजेंट वाले पोर्शन को, क्योंकि अगर रिएजेंट नहीं पता होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्वेश्चंस को हिला तक नहीं पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।